हूँ तो इसको क्या बोलेंगे, अप्लाइड रिसर्च। या फिर फार्मास्यूटिकल फर्म्स के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे आप जो है कोई भी एक बायोलॉजिकल टर्म्स के अंदर कोई भी एक टेस्ट होता है, आप उसको रन करते हैं, एक थ्योरी होती है, आप उसको रन करते हैं। तो वो कोई भी चीज जो कि थियोरिटिकल चीज को अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके चेक करना चाहें तो दे आर नोन एज अप्लाइड रिसर्च। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं। Attempts to solve a particular problem or address a specific question. It has a direct practical application. For example, designing an external debt reduction strategy, trying to solve overpopulation problems, or overcoming the environmental population problems, and others. All of these are what? These are known as applied research. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर तो फिर बेसिक रिसर्च में क्या है? हम थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं, बेसिक रिसर्च में हम थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं, और फिर अप्लाइड में हम थ्योरी को ही जो है। हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में चेक करते हैं। ठीक है। अप्लाइड के अंदर सही। ये हो सकता है, सॉरी थ्योरी में ये हो सकता है कि भाई द स्पीड ऑफ लाइट इज 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। अप्लाइड साइड पे ये है कि क्या वाकई में लाइट स्पीड से ट्रेवल करती है या नहीं करती, या फिर लाइट की स्पीड से क्या इम्पैक्ट आ सकता है लाइफ में। सही। ठीक है, ओके। नाउ इससे पहले जो हमने पढ़ा वो थी टाइप्स। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये है क्लासिफिकेशन। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टाइप्स, कैटेगरीज एंड क्लासिफिकेशन। टाइप्स का मतलब ये है कि आप कितने तरीके की रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि इज इट अ बेसिक रिसर्च और इट इज अ अप्लाइड रिसर्च। ठीक है। वंस यू हैव मेड योर डिसीजन कि आपकी अप्लाइड रिसर्च है या बेसिक रिसर्च है, फिर उसके अंदर क्लासिफिकेशंस आती हैं। सो हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है, वन इज नोन एज इंडक्टिव अप्रोच एंड द अदर वन इज नोन एज डिडक्टिव अप्रोच। कितनी क्लासिफिकेशन है हमारे पास? 2। क्लास टू। कौन कौन सी? एक इंडक्टिव इंडक्टिव है और एक और दूसरी डिडक्टिव है। डिडक्टिव। सही है। ठीक है। इंडक्टिव अप्रोच में हम बॉटम टू अप जाते हैं, बॉटम टू टॉप स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। हमारी कोई एक ऑब्जर्वेशन होगी, हम उसके हिसाब से एक डिजाइन बनाएंगे, फिर एक हाइपोथेसिस होगा और हम थ्योरी फॉर्मुलेट करेंगे। ये ज्यादातर आपकी बेसिक रिसर्च का पार्ट होती है। वेयर एज डिडक्टिव अप्रोच, एक थ्योरी होगी, उसकी बेसिस पे हमारे पास हाइपोथेसिस होगा, फिर हाइपोथेसिस के हिसाब से हम ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करेंगे और फिर हम थ्योरी की वैलिडेशन पे जाएंगे। ये ज्यादातर अप्रोच आपके पास जो है अप्लाइड रिसर्च के अंदर इस्तेमाल होती है। वापस से बताऊं, जी सर। इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है? इंडक्टिव अप्रोच में हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करने के बाद हम डिजाइन करते हैं। लेट्स सपोज, चले न्यूटन की बात करते हैं। न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया था? ग्रेविटी। कि सर वो एक एप्पल पेड़ को के नीचे। ऑब्जर्व करा था कि वो गिर गया था पेड़ से। हाँ, ये उसकी क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ग्रेविटी। राइट, ऐसे ही है। जी। जी। सही है। उसके बाद उसका हाइपोथेसिस क्या था कि आप कोई भी चीज ऊपर से फेंकोगे वो नीचे ही गिरेगी। ओके। जी। फिर ओके। उसने इसके ऊपर एक थ्योरी दे दी। या फिर एक और लॉ है, बहुत मशहूर लॉ है, जिसको बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन। सही है। अब जी। मैं क्लास अगर मैं अभी बात करूं तो मैं एक चीज ऑब्जर्व करूंगा कि मैं अगर कोई भी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, इसका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे पास।
अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, अगर मैं आप लोगों की कंसंट्रेशन को ग्रैब करके लेके चलूंगा, तो ही पॉसिबल होगा कि हम इस बात पे आएंगे, टू एवरी एक्शन दिस इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नॉर्मल लाइफ में भी यही होता है कि अगर कोई आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, तो इन रिटर्न आप भी अच्छे से बात करते हैं। अगर कोई आपसे बदतमीजी से बात करता है, तो इन रिटर्न आप भी बदतमीजी से बात करते हैं। ओके Yes. Yes, sir. ओके। वेयर इज डिडक्टिव अप्रोच? डिडक्टिव अप्रोच में होता है ये कि एक थ्योरी होगी आपके पास। द थ्योरी कैन बी एनीथिंग। थ्योरी का मतलब ये है कि वो एक टेस्टेड हाइपोथेसिस होगा, एक टेस्टेड मैकेनिज्म होगा। जिस तरह एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के ऊपर ये पूरी कायनात तख्लीक में आ गई। ठीक है। अब इस थ्योरी को टेस्ट अगर हम करने जाएंगे, तो हम एक हाइपोथेसिस करेंगे, रखेंगे कि ये ऐसा हुआ था या ऐसा नहीं हुआ था। फिर हम ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करेंगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि हम डेटा कलेक्ट करेंगे। अब वो जो भी डेटा आएगा, वो इस बात की निशानदेही करेगा कि वाकई में ये थ्योरी एग्जिस्ट करती है, सही है या नहीं है। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. क्लास मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes. सर यूजली फिर जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं वो डिडक्टिव अप्रोच ही होती है। कौन सी? जो हम रिसर्चेस करते हैं यूजली जी 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 वो जी तो जी। जो वो, जो ज्यादातर हम लोग रिसर्चेस करते हैं, सोशल साइंसेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो जितनी भी ज्यादातर जो रिसर्चेस होती हैं, वो ज्यादातर डिटेक्टिव अप्रोच ही होती है। और सर लाइफ साइंसेस वालों का क्या होता है, उनकी कौन सी होती हैं? उनकी दोनों हो सकती हैं। उनके इंडक्टिव भी हो सकती है, और उनकी डिडक्टिव भी हो सकती है। सब्जेक्ट टू के वो कर क्या रहे हैं, कि लेट्स सपोज कि अगर आप जो है कोई एक नया मेडिसिन आप लॉन्च करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो वो इंडक्टिव अप्रोच होगी। क्यों? क्योंकि पहले आप एक केमिकल बनाएंगे या सॉल्ट बनाएंगे, उस सॉल्ट को आप पहले मंकीज पे या आप किसी सब्जेक्ट पे आप वो टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद जो भी बात आएगी वो आप प्रेजेंट कर देंगे। अब एक बहुत जिंदा मिसाल इसकी कोविड की। कोविड में क्या हुआ था, ये एक ऑब्जर्वेशन आ गई थी कि ये एक फ्लू है, और ये इसकी जितनी भी आज तक मेडिसिन बनी है, वो कोई काम नहीं कर रही है इसके ऊपर, और ये जानलेवा है, ये लंग्स खराब कर देती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। राइट? यानी जितनी ऐसे भी ही कोई हुआ था। इंटरवेंशन होती है, जब इंटरवेंशन को हम चेक कर रहे होते हैं तब हम इंडक्टिव अप्रोच यूज करते हैं। अगर जैसे मेडिसिन या कोई भी ट्रीटमेंट हम कोई लॉन्च करना चाह रहे हैं तो पहले हम वो इंडक्टिव अप्रोच में आएगी। जी हाँ। बट यू जस्ट कांट बी स्पेसिफिक टू इट ओनली, के इन्वेंशन पे ही बात रुक जाएगी। इट कैन बी एनीथिंग। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ऑब्जर्वेशन के बाद, आप ऑब्जर्वेशन के बाद एक डिजाइन हाइपोथेसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर आप एक थ्योरी फॉर्मुलेट कर रहे हैं, सो दैट विल बी इंडक्टिव। और अगर आप किसी थ्योरी को आप टेस्ट कर रहे हैं, वैलिडेशन की तरफ जा रहे हैं, सो इट विल बी डिडक्टिव। डिडक्टिव। आगे बढ़े। जी सर। Yes. ओके। जब हम ये काम कर लेते हैं, जब हमें ये बात मालूम चल जाती है कि हमारी रिसर्च इंडक्टिव है या डिडक्टिव है, तो उसके बाद थोड़ी सी और मजीद इसकी सब कैटेगरीज है। वन इज नोन एज क्वांटिटेटिव एंड अदर वन इज नोन एज क्वालिटेटिव। वन इज नोन एज quantitative and other one is known as qualitative. So, Dr. Hashim, can you read this slide for me? Sure, sir.
Was it Quantitative research is a systemic investigation of some phenomena using quantifiable data and performing analysis with statistical or mathematical techniques. Quantitative research is often used for theory testing. For example, supply theory says that other things remaining the same as price increases, quantity supplied increases. We can verify this theory quantitatively by getting data on the price and quantity supplied. This type of research is harder to design initially, but can easily be presented through a descriptive statistical measure, correlation, and regression analysis. ओके? अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि ये कौन सी टाइप की रिसर्च, कौन सी क्लासिफिकेशन में आप रखेंगे, डिडक्टिव में रखेंगे या इंडक्टिव में रखेंगे? डिडक्टिव में होगा, ओके, बाय। क्योंकि इसमें जो है हम थ्योरी टेस्टिंग कर रहे हैं। वेरी गुड, सेकंड पॉइंट है कि इट्स ऑफन यूज्ड फॉर द थ्योरी टेस्टिंग। वेरी गुड। हम एक ये थ्योरी है और इस थ्योरी को हम वेरीफाई कर रहे हैं, सो क्या है ये? डिडक्टिव। डिडक्टिव। और दूसरी बात ये है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर ज्यादातर जो आपके पास जो डेटा होता है वो कौन सा होता है? क्वांटिफाइबल डेटा होता है, यानी कि नंबर्स होंगे इसके अंदर आपके पास। आगे बढ़ूं? यस सर। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वालिटेटिव। तो इसको मैं रीड करने के लिए कहता हूं। आमना इकबाल, कैन यू रीड दिस स्लाइड फॉर मी? Sure, sir. Qualitative research seeks to develop understanding through a detailed description. This type of research involves examining values, attitudes, and perception. It is easy to start such research, but it may often be challenging to interpret and present the findings. It gives importance to the concepts, definitions, meanings, and less importance to figures and numbers. It is concerned with how and why something happens and does not answer what and how much happens. It is flexible and generally used in such a scenario where the flexible nature of research is acceptable. It enables us to establish an understanding of the problem. ओके, अब कोई ये बता सकता है कि ये इंडक्टिव होगी या डिडक्टिव होगी? सर ये इंडक्टिव हो सकती है क्योंकि उसमें लिखा है कि इट इन्वॉल्व एग्जामिनिंग वैल्यूज, एटीट्यूड एंड परसेप्शन, मतलब ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ऑब्जर्व करते हैं और So won't this be deductive? इट कैन बी बोथ। इट कैन बी बोथ। यस, इट कैन बी बोथ। मैं आपको उसका एक रीजन देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन या किसी चीज की मीनिंग के लिए जाता हूँ एंड आई एम ओनली कंसिडरिंग वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस, तो हो ये सकता है कि मैं एक नई थ्योरी की तरफ बढ़ जाऊं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक नई बात पे आता हूं कि कोविड से पहले जो है ऑनलाइन क्लासेस का कोई रुझान नहीं होता था, राइट? तो उससे पहले लोग ये कहते थे या लोगों का ये समझना था कि ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन एजुकेशन होना बहुत मुश्किल है और ये इससे जो है स्टूडेंट्स की में लर्निंग स्किल्स में फर्क आता है। लेकिन कोविड के आने के बाद ये ऑब्जर्व किया गया, ये वैल्यूज देखी गई और ये एटीट्यूड्स देखा गया लोगों में कि नंबर वन, इट इज इजी टू एक्सेस, स्टूडेंट्स का टर्नआउट ज्यादा है, और दूसरी बात ये है कि आप स्टार्ट अगर कोई चीज करते हैं तो सूनर और लेटर यू गेट यूज टू इट, और आपके पास चीजें, आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं और फिर आपकी वो लर्निंग का पार्ट बनना शुरू हो जाती है। दूसरी बात ये
कि देखो इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोचेस में वहां पे कहीं पे भी बात ये नहीं की गई थी कि आप डेटा को प्रेजेंट कैसे कर सकेंगे या इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर डेटा की इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा जोर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इट इज इजी टू स्टार्ट बट it may often be challenging to interpret or present the findings। क्योंकि लेट्स सपोज अगर मैं एटीट्यूड्स की बात करूं या परसेप्शंस की बात करूं, हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे एक फीडबैक फॉर्म मिलता है कि हाउ वाज द फूड, हाउ वाज द एम्बियंस, हाउ वाज द सर्विस एंड अदर थिंग्स। हो सकता है कि जो चीज आपके लिए एक्सीलेंट रैंक कर रही है वो चीज मेरे लिए पुअर हो। लेट्स सपोज हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहां पे सिर्फ वेजिटेबल्स थे और मैं नॉन वेज आदमी हूँ, मुझे वेजिटेबल्स ज्यादा पसंद नहीं है। तो होगा क्या, होगा ये कि आप लोगों को वेजिटेबल्स खाना पसंद था तो आपके लिए फूड वाज टू गुड, एक्सीलेंट। मुझे वेजिटेबल्स पसंद नहीं थे तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने उसको पुअर रैंक कर दिया। फूड सेम था लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च की वजह से मेरी रैंकिंग और आपकी रैंकिंग में फर्क आ गया। तो इसकी वजह से मुझे बहुत डिटेल्ड जो है इसकी फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूं तो क्वांटिटेटिव में क्या होगा, जो नंबर्स आपके पास होंगे वही नंबर्स मेरे पास होंगे, जो ऑब्जर्वेशन का मीन आपका होगा वही ऑब्जर्वेशन का मीन मेरा भी होगा। सो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो उसका एनालिसिस इजी है और क्वालिटेटिव का एनालिसिस मुश्किल है। इज इट क्लियर? जी सर। So far, any question? सर इसका मतलब ये है कि अगर क्वालिटेटिव रिसर्च है तो उसका क्वेश्चन वास्ट होगा, ये कहा जा सकता है सर? जी जी, ये ज्यादातर जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो ज्यादातर जो है वो क्वेश्चन बेस्ड होती है। ऑल्दो जो आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो भी क्वेश्चन बेस्ड हो सकती है। क्वेश्चन इस बात को डिसाइड नहीं ठीक करता सर। कि आपकी रिसर्च जो है क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी। ठीक सर। एनी अदर क्वेश्चन? आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ओके। Now here comes research methods versus research methodology. Iman, can you read this for me? Yes, sir, sure. Research method versus research methodology. There is also a difference between research methodology and research methods. The research methodology is a way to solve the research problem systematically. This section shows various steps adopted by a researcher to conduct the research. Research methods refer to all those techniques that are used to conduct the research study. ओके, इसको समझाएगा कौन? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। कौन समझाएगा? I feel के जो methodology है that is like the way to like problem solving की, for example qualitative आप वे पे गए हैं या quantitative वे पे गए हैं, और रिसर्च मेथड्स जो उसकी फर्दर टेक्निक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सर्वे है, क्वेश्चनेयर है, क्वांटिफिकेशन एनालिसिस है, दैट रेफर्स टू द मेथड्स itself. वेरी गुड। एनीवन एल्स?
कोई मुझे एग्जाम्पल के साथ समझा सकता है? रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम लाइक स्टडी डिजाइन बता सकते हैं, और पॉपुलेशन हम कौन सी लेंगे, और रिसर्च मेथड में टेक्निक सारी जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम एनालिसिस के लिए क्वेश्चनर यूज कर रहे हैं, या कोई टूल, असेसमेंट टूल हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। इसको और सर ये मुझे जो सिंपल टूल सर ये जो एक टूल्स एग्जाम्पल। वगैरह जो यूज करते हैं मेथड्स में आएगा, राइट? क्योंकि वो जो यस, इंफ्रास्ट्रक्चर एक है रिसर्च का वो कहलाएगा मेथड, और जो काम एज ए रिसर्चर मैं कर रहा हूँ दैट इज मेथोडोलॉजी, जिसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं जो कि मेथड से रिलेटेड भी हो सकती हैं, अनरिलेटेड भी हो सकती वेरी गुड। इसको थोड़ा सा और मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ कि मैथोलॉजी कहते हैं कि आप क्या क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे। वेरस मेथड्स ये है कि लेट्स सपोज मेरी मैथोलॉजी है कि मैं डेटा कलेक्ट करूंगा। डेटा कलेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर जो है मीन मालूम करना चाहता हूँ या मीन मालूम करूंगा। ये मेरी हो गई मैथोलॉजी। अब मीन कैसे मालूम होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज मेथड। फर्क समझ में आया है? थोड़ा हैं। जी। सा। जी सर। ओके, मैं वापस से बात करता हूँ। मिसाल के तौर पे भाई बकरा ईद आ रही है, पहले दिन या दूसरे दिन जो है बारबेक्यू प्रोग्राम है, और बारबेक्यू के अंदर जो है तमाम दोस्त वोस्त आएंगे और हम जो है ईद का दूसरा डे जो है बारबेक्यू बना के एंजॉय करेंगे। सही है। अब बारबेक्यू बनेगा कैसे? वो क्या है, वो मेथड्स है। बारबेक्यू बनाने के लिए जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है, कोयला, गोश्त, अंगेठी, सीके, मसाले, ये सारे किसका पार्ट है? मेथड के। अब अगर मैं इसको एकेडमिक साइड पे देखूं तो उसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि मैथोलॉजी के अंदर हमें ये बात एक्सप्लेन करनी होती है या ये बात हमें बतानी होती है कि मैं अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूंगा। लेट्स सपोज, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि किसी ने कहा था कि कोई क्लिनिकल ट्रायल्स करना चाह रहा है, राइट? यस सर। तो वो क्लिनिकल ट्रायल्स को सॉल्व करने के लिए, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका जो भी आपके ABC जो भी स्टेप्स है आप उसको एक्सप्लेन करेंगी, वो क्या है? वो मेथड्स है, मैथोलॉजी है। लेकिन उसके अंदर आप करेंगी क्या, हर एक स्टेप में क्या क्या काम कर रही होंगी। लेट्स सपोज वो आपकी एक पिल है, तो वो जो आपकी जो एक मेडिसिन है वो कैसे फॉर्म हुई, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स थे या उसकी क्या फॉर्मुलेशन थी, वो क्या है? वो मेथड्स है। फिर किसी ने मुझसे, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि शाम ने मेरे ख्याल से ग्लोबल वार्मिंग की बात की थी, हाशिम ने। डॉक्टर हाशिम, नो व्हाट सर, वाज योर टॉपिक? नो सर, मैं तो पॉलिटिकल ओके, सिस्टम की खराबियों सही है, की बात की थी। पॉलिटिकल सिस्टम। तो इनका ये होगा कि ये मेथोलॉजी के अंदर इनकी ये हो सकती है कि मैं जो जाऊंगा, सर्वे करूंगा, डेटा कलेक्ट करूंगा, डेटा कलेक्ट करना करूंगा, और उसके बाद मैं एक दो टेस्ट रन करूंगा, कोरिलेशन चेक कर लूंगा फॉर एन एग्जांपल। तो ये सारा स्टेप्स इन्होंने बताया, ये क्या है? मैथोलॉजी। अब ये जो डेटा कैसे कलेक्ट होगा, ये मेथड है। सर्वे कैसे कंडक्ट करेंगे, ये मेथड है। कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट होती है, ये मेथड है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल नाउ? यस सर। जी सर। आगे बढ़ूं? आर यू श्योर? मैं आगे बढ़ूं? जी सर। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ रिसर्च। अच्छा, मैं इस स्लाइड को स्टार्ट करने से पहले आई एम होपिंग कि आपने अपने पास ये चीजें लिख ली होंगी कि बेसिक रिसर्च,
और अप्लाइड रिसर्च। लेट्स सपोज मैं आज आपको एक असाइनमेंट देने लगा हूँ, वैसे दूंगा मैं इंशाल्लाह क्लास के एंड पे। उसमें आपने एक अदर टॉपिक सोचना है और फिर उस टॉपिक के बारे में आपको ये बात बतानी होगी कि ये बेसिक रिसर्च होगी या अप्लाइड रिसर्च होगी। फिर आपने ये बताना होगा कि ये आप इसके अंदर इंडक्टिव मेथड अप्रोच इस्तेमाल करेंगे या डिडक्टिव। फिर आपको बताना होगा कि ये क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव हो सकती है। एंड रिमेंबर दिस, आपकी रिसर्च दोनों बेसिस पे हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। उसके बाद आपको ये बताना होगा कि मेथोलॉजी के अंदर आप फिर आपको जो मेथोलॉजी बतानी है। फिर आपको ये बताना होगा कि आपकी रिसर्च स्टडी किस टाइप की है। इज इट अच्छा, अभी क्लास एंड होने वाली है, लिंक वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा सब। ओके, तो इस स्लाइड को कौन रीड करेगा? हम रीड कराते हैं खुरम से। जी खुरम। जी सर। Types of research: exploratory study and स्टार्ट करें बेटा। yes, sir. An exploratory study is a preliminary investigation of an unfamiliar problem, behavior, or phenomena that aims to gain new insights. These research types may include inquiry of publicly reported figures such as inflation, unemployment, gross domestic product, etc. The following are the characteristics of exploratory research study. It is unstructured, low cost, interactive, and open-ended. It enables the researcher to know about the problem. There are no set rules to carry out this type of research because it is broad, flexible, and scattered. It helps lay down the foundation of research, which may lead to further study. ओके, कौन समझाएगा इसको? So this is just an open-ended research तो होती है कि इसमें I don't want to use the word vague, but it's like you don't have defined rules या defined methods to go about it. आप basically open-ended छोड़ देते हैं और as the things come, you try to make sense of it. Anyone else? The type of qualitative research basically होगी नहीं, और बताएं। किसी न्यू थिंग के बारे में इसमें हम कोई मुझे इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप लोग में से कोई मुझे इसकी एग्जाम्पल दे सकता है? यहाँ पे लिखी हुई ये एग्जाम्पल्स के अलावा। सर जैसा स्टार्ट में था कि एक कोविड बेसिकली उससे क्या क्या ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था तब वो एक्सप्लोरेटरी स्टडी थी। नहीं, मुझे कोई एग्जाम्पल दे के बताएं, कोई रिसर्च की एग्जाम्पल दे के बताएं। सर इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर जैसे कोई हमारे पास एरिया है और वहाँ पे हम रिसर्च कर रहे हैं, कोई कोई शहर है या किसी भी इलाके का कोई एरिया, हम उसको कर लेते हैं कि इतना किलोमीटर्स तक होगा। अब अगर हम उसमें कोई चीज रूल आउट करते हैं कि कितने लोग रह रहे हैं, किस किस्म के लोग रहते हैं या किस तरह की जेंट्री है वहाँ पे, बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, औरतें हैं, मर्द, तो ये मुझे लगता है कि वास्ट होगा। उस तरह की अगर कोई हम रिसर्च करना चाहें तो ये हो सकती है। ओके, कोई और बताए मुझे। फिर वही बात ही, अगर आप कोई डिजीज का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं कि उसको कर्टेल करने के लिए व्हाट्स द बेस्ट मेथोडोलॉजी, सो दिस इज प्रोबब्ली अ वे टू डू दैट। सर जैसे वो डायबिटीज वर्सेस
ओबेसिटी मैंने आपको बताया था, वो इसमें आ सकता है। उसमें हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ना कि Good. ओबेसिटी जो है कितना ज्यादा इंसिडेंस है इन डायबिटिक पेशेंट्स, डायबिटीज टाइप 2। सॉरी, आप बताएं। आपको ये चीज बताइए कि जैसे हम कुछ एरिया ले लेते हैं तो उसमें अगर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि लोग कितने हैं, क्या कर रहे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने बीमार हैं, कितने, इस तरह का अगर ब्रॉडली कोई हम स्टडी कर रहे हैं तो मुझे लगा कि ये हो सकती है इसमें। अच्छा, ये मैंने आपसे वापस इसलिए पूछा, ये ब्रॉड स्टडी होना जरूरी है? नहीं सर, ब्रॉड तो नहीं होना जरूरी है, लेकिन ये कि इसको हम इतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं कर सकते, मुझे ये लगता है कि इसमें आपके पास जो, क्योंकि ओपन एंडेड है तो इसमें आपको बहुत कुछ मिल सकता है, इस तरह से बिल्कुल स्पेसिफिक तो नहीं हो सकता। तो जैसे कोई बिल्कुल सर। एपिडेमिक या एपेंडेमिक कोई डिजीज हो, उसमें उसकी स्टडी को हम एक्सप्लोरेटरी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं आप लोगों से कहूंगा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाएं मुझे। लेकिन जो रिसर्चर होता है ना, उसका एक बड़ा सर बेसिक किसी काम होता एरिया है। का लिटरेसी। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। जो रिसर्चर होता है ना, उसका एक बड़ा मेन फोकस होना चाहिए कि उसकी प्रेजेंटेशन, उसका राइटअप ऐसा हो कि कोई भी लेमैन, राह चलता हुआ इंसान भी उसकी बात को समझ ले। तो कोई मुझे ऐसी एग्जांपल दे जिसके अंदर एक्सप्लोरेशन आ रही हो, जिसके अंदर आप ये, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एन एग्जांपल, मेरा, मैं जिस रूम में इस वक्त बैठा हुआ हूँ, उस रूम के अंदर अगर मैं कोई भी एक नई चीज एक्सप्लोर कर लूं कि अच्छा, ये कोने के अंदर तो भाई ये चीजें भी रख सकते हैं हम, एक नई चीज एक्सप्लोर हो गई। जिस तरह यूएसए, यूएसए किसने एक्सप्लोर किया था? कोलंबो ने। कोई बता सकता है? कोलंबस। एग्जैक्टली, कोलंबस। एग्जैक्टली। कोई और एग्जांपल दे सकता है मुझे इतनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, जहां पे एक्सप्लोरेशन की बात आ रही हो? सर जैसे कोविड के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स आए, कोविड एक डिजीज थी, अब उसके मजीद जो साइड इफेक्ट्स, उसकी वैक्सीनेशन के जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, हु इज नेक्स्ट? सर ऐसा आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन होती है। ओके, हु इज नेक्स्ट? सर जैसे प्लांट्स को यूज करके मेडिसिन को बनाना, ये भी तो एक्सप्लोर ही कर रहे होते हो, मेडिसिन को किस वेरी तरह गुड। से और और there are 10 students in the class. चले शाबाश, मुझे अपना इनपुट दें। सर एक एग्जाम्पल ऑटिज्म भी हो सकते हैं, जैसे आजकल ऑटिज्म इतना कॉमन है बच्चों में, तो उसके जो सिम्टम्स हैं या उसके कॉजेज हैं, ठीक है, वो एक अम्ब्रेला टर्म है ऑटिज्म, और फिर उसको एक्सप्लोर करना कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। जजेस बॉटम सर अप लो। जैसे सर जैसे किसी भी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो डॉक्टर्स जो है वो कभी-कभी उस साइड इफ़ेक्ट्स के लिए उस ड्रग को देते हैं ताकि किसी पेशेंट की कंडीशन को वो ट्रीट कर सकें। लाइक वो है, हमारे पास एक ड्रग होती है डायबिटीज़ की, तो उसको दिया जाता है पेशेंट्स को, तो वो जो है उसका वेट जो है वो रिड्यूस करता है। तो वो किसी और कंडीशन के लिए भी दिया जाता है। तो सर इस तरह की एक्सप्लोरेशन भी हो सकती है कि हम पेशेंट्स को वो ड्रग दें और उस पर वो अपना पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिखा रही है उस ट्रीटमेंट के लिए जो कि उसको दिया जा रहा है। तो ये भी एक तरह की हमारी एक्सप्लोरेशन स्टडी होगी। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों ने जो जो एग्जांपल्स दिए ना, अब देखें, अब हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई आपकी एग्जांपल जो है किसी दूसरी स्टडी के अंदर तो नहीं आ रही। चेक करते हैं, ठीक है? आगे बढ़ूं, यहाँ तक सबको क्लियर है वैसे एक्सप्लोरेटरी स्टडीज के बारे में? यस सर। यस सर। ठीक है। बस जो इसके अंदर जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि ये जो है ओपन एंडेड होती है।
ठीक है। ओपन एंडेड का मतलब मालूम है आप लोगों को क्या होता है? ओपन एंडेड से क्या मुराद है इसमें? जी, ओपन एंडेड से मुराद ये होती है कि आप उसके आगे कोई भी चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका मतलब एंड रिजल्ट नहीं होता। हाँ, वो फाइनल बात नहीं होती है, वो हतमी फैसला नहीं होता। इस पर मजीद रिसर्च की जा सकती है। जी, मिसाल के तौर पे देखें, आज भी जो है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अगर हम रिजर्व्स को तलाश करने की बात करें, एक्सप्लोर करने की बात करें, तो अगर आज अभी तक हमने जो है सुई के जो है ये गैस के रिजर्व्स हमने मालूम कर लिए, तो क्या हमारी वहां पे रिसर्च रुक जाएगी? क्या हमारी एक्सप्लोरेशन वहां पे रुक जाएगी? नहीं ना, हम तो और मजीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सही। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रिप्टिव। शर्जील, जरा इसको रीड आउट कीजिएगा। Yes, sir. Descriptive study. Descriptive study is an in-depth study of an individual, situation, a group, an organization, or a phenomenon. It includes surveys and fact-finding inquiries, which are widely used in social sciences and business problems. Examples of descriptive research includes the role of institutions in the spread of awareness about their rights or the evaluation of new techniques in education and medical sciences or developing a profile of savers. ओके, हु विल एक्सप्लेन दिस? बल्कि शर्जील आप ही बताएं। सर, इसको सर एकेडमी के हिसाब से देखें तो किसी भी फिनोमिना को जब हम क्या बोल सकते हैं सर, सर, ओके समझ शर्जील, नहीं आ इसको हम एक दफा फिर रीड करते हैं। इस स्लाइड को रहा आप एक दफा फिर रीड करें। जी। Descriptive study is an in-depth study of an individual, a situation, a group, an organization, or a phenomena. ठीक है, यहाँ पे रुकें, It पहले includes पॉइंट पे रुकें। जिस बताएं क्या क्या कह रही है। तो वो ये कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी वो होती है जो किसी भी फिनोमिना या इंडिविजुअल या फिर सिचुएशन या फिर एनी कुछ भी किसी के बारे में हम एक्सप्लोर करते हैं या समथिंग जो है ना अ, उसके कोई भी मैटर्स या प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू आवर रिसर्च और एनी आर्टिकल्स वगैरह समथिंग। बोल सकते हैं सर ऐसा? हेलो। हेलो बेटा इसका नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़े। जी। It includes surveys and fact-finding inquiries, which are widely used in social science and business problems. तो वो ये कहते हैं कि ये उस स्टडीज जो हैं हमारे जो बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं या फिर मार्केट्स को लेके जो भी इश्यूज हैं उनकी जब हम कोई ब्रीफ डिस्कशंस करते हैं या समथिंग तो ये उसको भी सर्वेज हो गए या फिर क्वेश्चनियर जो हम बिजनेस प्रॉब्लम्स को लेके वो करते हैं सर। ओके, सर एग्जांपल्स नेक्स्ट पे पढ़े जाऊँ? आप। The examples of descriptive research include the role of institutions in the spread of awareness about their rights or the evaluation of new techniques in education and medical science or developing a profile of saver. So the examples वो ऐसे बता रहा है कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए जो न्यू टेक्निक्स या फिर
उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो भी रिसर्च क्रिएट करते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होती है। ओके, कोई इसकी एग्जांपल दे सकता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी की? कोई एग्जांपल दे सकता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी की? सर मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे हमारे ऑफिस में अभी फर्स्ट एड की टीम होती है, तो इनकी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि मल्टीपल कंपनीज में जाकर अपना फर्स्ट एड का पूरा प्रोग्राम जो है वो अरेंज करती है, और जो वर्कर्स होते हैं या जो भी ऑफिसर्स ब्लू कॉलर्स वगैरह जो भी होते हैं उनको ट्रेन करती है। तो सर इसमें अगर हम इन पर रिसर्च की जाए कि इनका क्या रोल है, कि जो मतलब इनके रोल पर अगर रिसर्च की जाए कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाकर जो है वहाँ पर जो है वो अपनी अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो ये जो एग्जांपल है वो इस स्टडी में सेट हो सकती है। ओके, डॉक्टर आशिम आप बताएं। सर यही जो मैंने आपको बताई थी ना, कि जो हम सर्च करते हैं ये मेडिसिन के हवाले से, डायबिटीज और हाइपरटेंशन की जो मेडिसिन हैं उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये रिसर्च हो सकती है। जैसे अभी एक सिस्टर ने एग्जांपल दी थी कि वो जो मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट है वेट लॉस, तो उसके लिए भी हम देते हैं। ठीक है, तो इसकी इसी तरह फाइंडिंग्स क्या होगी, इसकी फाइंडिंग्स कैसे बता रहे होंगे ये? सर वो जो हम क्लिनिकल ट्रायल्स देंगे पेशेंट्स पे, उनके ऊपर जो इफेक्ट्स आएंगे वो हम फाइंडिंग बताएंगे। जैसे एक जेनरिक है ओजेम्पिक, एक फॉर्म वो है मेडिसिन है, वो आज वो वैसे तो डायबिटीज के लिए लॉन्च हुई थी, डायबिटिक्स के लिए ब्लड शुगर लेवल डाउन में, लेकिन आजकल उसे वेट लॉस के लिए यूज कर रहे हैं और काफी उसके जो ना अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। मतलब इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं कि जो बैरेटिक सर्जरी वो टोटली ऑब्सोलीट हो गई उसकी वजह से, और इस तरह की और मेडिसिन आ रही हैं। तो वो सारे इफेक्ट जो पेशेंट को आ रहे हैं, मतलब उसके साइड इफेक्ट लिखे हैं कि साइड इफेक्ट इतने माइनर हैं कि वो लोग उसको वेट लॉस के लिए यूज कर रहे हैं। बहुत से लोग, जैसे हमने क्लिनिकल ट्रायल किया था यहाँ पे सऊदीया में, तकरीबन 10 लोगों का हमने किया था, तो 10 के 10 का वेट अराउंड 30 to 40 kgs डाउन हुआ और कोई साइड इफेक्ट नहीं था उनके, माशाल्लाह से। फरी आप बताएं। सर मेरे ख्याल में तो एक स्टडी की एग्जांपल इसकी ये भी हो सकती है कि जैसे हम एक ऐसी स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम मैटरनल मोर्टेलिटी देखते हैं किसी एरिया में कितनी है या कितने परसेंट उसकी मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी माएँ जो मरती हैं ड्यूरिंग 15 to 40 ईयर्स में या ड्यूरिंग बर्थ जिसको कहते हैं, वो उसको हम पहले देखते हैं कितने परसेंट हो रहा है, और फिर उसकी क्योंकि सर्वे बेस्ड रिसर्च होगी ना कि हमें पता चलेगा कितने खवातीन का हॉस्पिटल में कर रहे हैं या किसी भी एरिया में कर रहे हैं कि कितना हमारे पास परसेंटेज आई है। उसके बाद उसको हम अवेयरनेस देने के लिए लोगों में बता रहे हैं कि भाई ये सर्वे हुआ, जिससे ही पता चला कि मैटरनल मोर्टेलिटी इतनी है, और फिर लोगों को अवेयरनेस देना और उसमें ये बताना कि हम किस तरह से वो कम कर सकते हैं। तो ये एक तरह के डिस्क्रिप्टिव स्टडी मेरे ख्याल में हो सकती है सर। सही है, आमना आप बताएं। सर यही कि हम सर्वे बेस ही करेंगे किसी भी चीज की अवेयरनेस के लिए, लाइक स्टूडेंट्स में या फिर ऑफिस वर्कर्स में हम अवेयरनेस प्रोग्राम अक्सर करते हैं उनकी अर्गोनॉमिक्स के ऊपर, कि उनके पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए या करेक्ट पोस्चर के लिए। तो इस तरह के सर्वे बेस्ड होंगे। ठीक है, और क्या नाम है, खुर्रम आप बताएं। सर आई थिंक डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आपको बेसिक प्रॉब्लम थोड़ा आइडिया होता है ऑफ द रिसर्च एरिया एंड रिसर्च प्रॉब्लम, और आप किसी एक एस्पेक्ट को इन डेप्थ इन डिटेल स्टडी करने के लिए दिस टाइप ऑफ स्टडी अडॉप्ट करते हैं। अफसा आप बताएं। सर मैंने तो वो वाली एग्जांपल दी है ना, जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के हवाले से, जो
ओके 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 ओके, ठीक है, इज इट क्लियर टू, और शुड आई गिव एनी एग्जांपल? सर आप भी एक दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ओके मैं भी दे देता हूँ। देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर होता ही है, या सॉरी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज के अंदर होता ही है कि हम किसी भी चीज के बारे में सबसे पहली बात तो ये कि उसकी इन डेप्थ स्टडी करेंगे। इन डेप्थ स्टडी करने का मतलब ये है कि वैसे तो मोरलेस हम हर स्टडी को जो है इन डेप्थ स्टडी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम इन डेप्थ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिकली फॉर द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक सेकंड, इन डेप्थ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिकली इन द डेफिनेशन और फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो इसका ये मतलब है कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम कोई भी एक्सपेक्ट ना छोड़ें। लेट्स सपोज कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो चाहे कुछ हो ना हो वो ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करेगा। आप उसको कंप्लेन कुछ और कर रहे हैं, वो आपका टेम्परेचर लाजमी चेक करेगा, वो आपकी ड्यूरेशन लाजमी चेक करेगा। उसके बाद अगर आपने बोला कि मुझे फीवर हो रहा है, तो वो आपसे 10,000 सवाल करना शुरू कर देगा। कब से हो रहा है, कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, रात को हो रहा है, दिन में हो रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर अगर वो आपको कोई टेस्ट भी रेकमेंड करेगा तो वो आपको सिर्फ एक टेस्ट रेकमेंड नहीं कर रहा होता, वो आपको मल्टीपल टेस्ट रेकमेंड कर देता है। अगर मलेरिया है तो ए टाइप बी का करा लो, अगर खुदा ना तो कोई दूसरी बीमारी है तो उसके 1 2 3 टेस्ट करा देता है। वो क्या करता है, वो ये चाहता है कि वो आपके तमाम स्टैटिस्टिक्स को इन डेप्थ स्टडी करे और फिर वो आता है किसी भी बात के, किसी भी नतीजे के ऊपर। या फिर दूसरी सूरत हाल में ये होता है कि अगर आप में से किसी को है कंसल्टेंसी का शौक है, आप में से किसी को किस चीज का सर? कंसल्टेंसी का शौक है, ये जो कंसल्टेंट्स होते हैं जी सर। इनका ज्यादा काम होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। रीजन इनका काम ये होता है कि ये जाते हैं किसी भी फर्म में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं और वो वहां पे जाके पूरी इन डेप्थ स्टडी करते हैं, पूरा सर्वे करते हैं, सबसे बात करते हैं और फिर उसके ऊपर एक वो रिपोर्ट बना के देते हैं। जो कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स होती हैं वो ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती है। आगे बढ़ूं? जी सर। ओके, ये वही सारी बातें कि वार्ड वाइज जो सर्वेयर होगा वो तमाम चीजें सबसे बात कर रहा होता है, तमाम चीजें पूछ रहा होता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी डॉक्टर की, कि डॉक्टर क्या करता है, वो पूछता है कब से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कहीं आए थे, कहीं गए थे, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो अब मैं इस स्लाइड पे टाइम नहीं लगा रहा। ओके, इसको डॉक्टर फरिया आप पढ़े। Sure, sir. Explanatory study. The explanatory study, also known as the casual study, is designed to indicate casual relationships. In this type of the study, we have a dependent variable, the variable influenced by other factors, and independent variables, the factors that affect the dependent variables. For example, saving the dependent variables is affected by many factors such as income, wealth, interest rate, which are independent variables. In this type of the study, we can identify those factors upon which the dependent variables mostly depends. So, the explanatory study, also known as the casual study, is designed to indicate the casual relationships. So, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या एग्जांपल है सबसे इसी। चले सिर्फ इस वर्ड को तोड़ के पढ़े। ये क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेनेटरी। ओके, ये क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेन। अब सोच समझ बताएं।
और यहाँ पे इसकी एक हिंट दी हुई है, कॉजल। कॉजल बोलते हैं कि किसकी वजह से क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट नहीं है तो पंखा चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो पंखा चलने के लिए कॉजल इफेक्ट क्या है? लाइट का होना। आपकी कंजम्पशन, बल्कि आपकी हाइट किसके ऊपर कॉज कर रही है? आपके डीएनए पे। सही है, ज्यादा रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, या ये थ्योरी को एक्सप्लेन करती है स्टडी। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट Yes, क्लियर yes. टू ऑल? एक्सप्लेनेटरी स्टडीज के अंदर हम ज्यादा रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड में क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो डिमांड को कौन कौन कर रहा है? Price. बस इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने को बोलेंगे हम क्या स्टडी। सर, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या ताल्लुक है? ये भी हम आगे पढ़ेंगे। मैं चला मैं बता रहा हूँ मुझे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो आजाद होता है, इंडिपेंडेंट इटसेल्फ ये बता रहा है। वेयरएज डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट करता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड इफेक्ट हो रही है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड से प्राइस इफेक्ट नहीं होती। हैव यू एवर नोटिस दिस? जी सर। तो इस एग्जांपल में द लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या क्या चीज इंडिपेंडेंट है? प्राइस इंडिपेंडेंट है और क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस पे डिपेंडेंट है। इज इट क्लियर टू ऑल? आगे बढ़ूं? जी। ओके। स्टडी और एक्सप्लोरेटरी स्टडी लाइक एक ही चीज वही स्टडी कैन बी बोथ एक्सप्लोरेटरी एज वेल एज यस, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, हम मिसाल के तौर पे ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, हम रोजगार की दुनिया में करते तो पैसे के लिए वैल्यूएशन सबसे लेकर आपका रोज हो रहा है। लेकिन वो एडल्ट में 90s के दौर के अंदर, सॉरी, लेट 18th सेंचुरी के दौर प्रेजेंट रहता है ड्यूटी। तो उससे पहले ये काम नहीं हो रहा था, उससे पहले भी काम हो रहा था। तो उन्होंने स्टडी को प्रेजेंट किया, वो उनके लिए एक्सप्लोरेटरी स्टडी है। फिर उसके साथ साथ एक बिहेवियर करने होते हैं और इंटेंट होते हैं। तो वो इसके सेट से लगा सॉरी स्टडी हो जाती। और फिर वो रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं अपनी उस एक्सप्लोरेटरी स्टडी को, डिस्कस स्टडी को, वो एक्सप्लोरेटरी स्टडी हो जाती। तो एक स्टडी में तमाम एलिमेंट वो रहते हैं। थैंक यू सर। ओके। अब ये लॉन्ग स्टडी है। मैं कुछ जल्दी चला देता हूँ। ये स्टडी टाइम सीरीज होती है। टाइम सीरीज का क्या होता है? लेट्स सपोज
हम यहाँ पे लिखेंगे और टाइम सीरीज डेटा में क्या होता है कि आपके पास या किसी तरीके से आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं वेरिएबल का, जैसे कि कभी बात की किसी ने मुझसे निकल की बात की या भी ऐसी चीज की, तो आप उसे डेली बेसिस पर रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये टाइम सीरीज डेटा है। लॉन्गिट्यूडनल शेड्यूल जो है ज्यादा टाइम सीरीज में यही की जाती है। जी जी सर। नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी और इसके बाद है पैनल डेटा। मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ। Is it visible to all? Yes, sir. sir. Let's suppose कि मेरे पास टाइम है 1 to 6 और मैं यहाँ प्राइस लिख रहा हूँ 100 रुपए, 200 रुपए, 300, 400 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए और 7,000 हो गया 900 रुपए। ओके, ये जो मैंने काम किया है इट इज नोन एज टाइम सीरीज डेटा। ये ओवर द टाइम मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स का डेटा मौजूद है, तो ये क्या होगा, क्या कहलाएगा? Time series study. ठीक है। अब क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है कि मैं यहाँ पे कंट्री ले लूँ, यूएसए में पेट्रोल की प्राइस, एक ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम 2024 में ही इन तमाम मल्टीपल कंट्रीज का एक ही साल में एक ही वक्त में मल्टीपल कंट्रीज का मल्टीपल वेरिएबल्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल। ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। ये जो डेटा है पूरा, ये सिर्फ साल 2002 का डेटा है, whereas ये जो डेटा है ये सिर्फ पाकिस्तान का डेटा है, ये एक ही कंट्री का ओवर द टाइम पीरियड डेटा है, तो सर और ये यानी जहाँ मल्टीपल कंट्रीज का फॉर वन सिंगल टाइम है।
ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो सर जहाँ पे टाइम एज अ वेरिएबल होगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी। जी, जहाँ पे टाइम चेंज हो रहा होगा वो लॉन्गिट्यूडल है, जहाँ पे टाइम फिक्स होगा मगर कंट्रीज या कैटेगरीज चेंज हो रही होंगी या इंडिविजुअल चेंज हो रहे होंगे वो क्रॉस सेक्शनल डेटा होगा। तो सर जो हाँ हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं और वो टाइम मतलब उधर टाइम भी 2 साल या 3 साल का हो तो वो फिर दोनों चीजें आएंगी, वो क्रॉस सेक्शनल भी होगी और लॉन्गिट्यूडनल भी होगी। क्या? सर जैसे हम कोई दो चीजें हैं उनको कंपेयर करें, दो मेडिसिन हैं फॉर एग्जांपल, हम उनको स्टडी करते हैं फॉर 5 इयर्स के लिए 10 इयर्स के लिए, तो क्या दो वो डिफरेंट, क्रॉस। नहीं 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 नहीं, दो डिफरेंट, वापस से बोले, सर आप जैसे बोले। फॉर एग्जांपल कोई हम दो हमने मेडिसिन ली हुई है, ठीक है। अब हम उसको दोनों को हम फॉलो कर रहे हैं 2 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो वो क्या फिर क्रॉस सेक्शनल एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल दोनों स्टडीज होंगे एक साथ? नहीं, टाइम चेंज हो गया ना उसमें। मेरी बात सुने। लेट्स सपोज दिस इज योर मेडिसिन 1 एंड दिस इज योर मेडिसिन 2, यही बात कह रही हैं आप? जी सर। और ओवर द टाइम पीरियड, जी ये जी। बात कह रही हैं आप? जी जी। इट इज टाइम सीरीज। लेकिन मेडिसिन 1, सॉरी, मेडिसिन 1, मेडिसिन 2 यूएसए में कैसा बिहेव कर रही है, केएसए में कैसा बिहेव कर रही है, यूएई में कैसा बिहेव कर रही है, पाक में कैसा बिहेव कर रही है, इंडिया में कैसा बिहेव कर रही है, चाइना में कैसा बिहेव कर रही है, दिस इज क्रॉस सेक्शन इन अ स्पेसिफिक टाइम ईयर दैट इज 2002। लेट्स सपोज आपने एक मेडिसिन बनाई, आपने वो पाकिस्तान में टेस्ट की, आज आपने वही मेडिसिन यूएसए में भी भेजी, उसका भी टेस्ट आज ही हुआ, और लेट्स सपोज वो आपने बाकी के 5 कंट्रीज में भी भेजी। ऑन द सेम डे, ऑन द सेम टाइम पीरियड, आपने मुख्तलिफ मुख्तलिफ कंट्रीज में सेम मेडिसिन को चेक किया, दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो सर अगर इसमें 2002 से लेकर 2015 तक हम इसको कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनली डाटा, ये जो भी आपने बताया, जैसे हम कंट्री मुख्तलिफ मुल्कों में जाके इसको रिसर्च कर रहे वो पैनल हैं। डेटा कहलाता है, वो पैनल डेटा कहलाता है, वो मैं अभी करा रहा हूँ, इसके फौरन बात है। लेकिन पहले ये मुझे बताएंगे ये टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल समझ में आ गया? जी सर ये तो आ रहा है, बस मुझे ये कंफ्यूजन इसमें हो ओके, रही थी कि अगर। अब एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सर अगर हम इसको सिंपली बोलें तो मतलब क्रॉस सेक्शन में टाइम फिक्स है और लॉन्गिट्यूडनल में टाइम जो वेरिएबल, राइट? बिल्कुल। ये सही कह रहा हूँ। ये सेक्शन टाइम सीरीज का है, ठीक है? ठीक है। ओके। ये सेक्शन क्रॉस सेक्शन का है, ठीक है? मल्टीपल कंट्रीज इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, टाइम फिक्स है, कंट्रीज बहुत है, यहाँ पे कंट्री फिक्स है, टाइम बहुत है। और पैनल डेटा ये जो पूरा है, ये पूरा का पूरा पैनल डेटा है कि मल्टीपल कंट्रीज भी हो और मल्टीपल टाइम भी हो। इसको क्लिक करना होता है उधर जॉइंट। जी, क्या कह रही है? क्या कह रही है? बोलिएगा वापस, मुझे आपकी आवाज नहीं समझ में आई। ओके,
यहाँ तक बात सबको क्लियर है? यहाँ तक बात सबको क्लियर है? जी जी सर। सर। नहीं सर, रिपीट कर जी दे। सर। ओके, ये जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा टाइम सीरीज सेक्शन है। दिस इज योर टाइम सीरीज, दिस इज योर अरे जाओ ना भाई, क्रॉस सेक्शनल and this is your panel। अब समझ में आ गया है? पैनल में मल्टीपल कंट्रीज मल्टीपल टाइम्स, टाइम सीरीज में सिंगल कंट्री मल्टीपल टाइम, क्रॉस सेक्शन में मल्टीपल कंट्रीज सिंगल टाइम। अब क्लियर है? जी सर। जी सर। ओके, अब हम अपनी क्लास को भी एंड करते हैं विद एन असाइनमेंट। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर आपने ये फर्स्ट क्लास में ई व्यू का कुछ जिक्र करा था, उसका एक दफा प्रोसेस हाँ बता वो दे। अभी मैंने होल्ड कर दिया, वो मैंने भी होल्ड कर दिया, अभी जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब कराऊंगा। अभी उसका कुछ काम नहीं है। नहीं अभी नहीं है। ठीक है, जी। ओके। ये पेपर डाउनलोड करें आप लोग अपने पास। वही, ये पेपर कैसे डाउनलोड होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट करें, कॉपी करें, गूगल स्कॉलर पे जाएं और ये पेपर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको पढ़ें अच्छे से, और पढ़ने के बाद और एक पेपर और दे रहा हूँ मैं आपको। गूगल स्कॉलर पे जाएं, मेरा नाम लिखें, मेरे आपको 4 से 5 रिसर्च आर्टिकल्स मिलेंगे। इन तमाम आर्टिकल्स को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इन तमाम को रीड करके बताएं कि इनमें से कौन सी स्टडी अप्लाइड है, डिडक्टिव मेथड है या इंडक्टिव मेथड है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, लॉन्गिट्यूडल है या पैनल है, क्या स्टडी है, ये पढ़ के असाइनमेंट जमा कराएं। अच्छा, पहले वाले में भी वो बताना है कौन सी स्टडी। सबका सबका। सर डेडलाइन क्या है? नेक्स्ट क्लास से पहले, यानी कि अपकमिंग सैटरडे। सर थोड़ी बढ़ा दी इस हफ्ते की तो। बढ़ाते हैं। पहले करना तो शुरू करें, जितने होते हैं उतने तो करें। चलें, एटलीस्ट ये 6 से 7 पेपर हो रहे हैं, एटलीस्ट 2 कर लें। ठीक है, डन ओके डन। सर। ठीक है सर। चलें। सो फार एनी क्वेश्चन?
sir, thank you. चलो, थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक इन एडवांस, हज मुबारक टू ऑल। ईद मुबारक। मुबारक sir. कोई सवाल है, पूछ सकते हैं आप लोग। No. थैंक यू सर। कोई फीडबैक है वो भी दे सकते हैं। सर अच्छी मेरा थी एक सर, सवाल है। क्लास बोरिंग नहीं थी। हाँ, एक एक सर मेरा करके एक सवाल है, आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को दिया था ना सर, उसमें उसको जो छोड़ क्रैक फाइल थी सर वो बिल्कुल ब्लैंक थी। वो इसलिए क्योंकि वो क्रैक फाइल है, इसलिए मैं आपको उसकी सोर्स लिंक भेज दूंगा। नेक्स्ट सवाल। ओके ओके। नेक्स्ट सवाल। सर एक और चीज़, जो असाइनमेंट आपने दिया है तो उसमें सिर्फ स्टडी को मेंशन करना है कि ये वाली स्टडी है? जी, ओके। नेक्स्ट। सर इन क्लासेस के आखिर में जो हमें असाइनमेंट मिलेगा वो कोई रिसर्च बनानी होगी? हाँ, ये इंशाल्लाह जी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको मिल जाएगा, असाइनमेंट मिल जाएगा कि पूरा एक फिर हम जो है हर एक इंडिविजुअल का जो एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक के हिसाब से सारा काम होना शुरू होगा। ओके। ठीक है, वरना रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ने का फायदा क्या है कि अगर हम एक रिसर्च आर्टिकल भी ना लिख सके और उसको हम पब्लिश भी ना कराएं तो फिर फायदा क्या है पढ़ने का। सही। चलो, एनीथिंग एल्स? No एनीथिंग sir. एल्स? नो चलो, सर, थैंक थैंक यू। यू, अल्लाह हाफिज। Sir, Allah